तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए। सर मेरी 5 साल सर्विस चल रही है, मैं नौकरी बीच में ही छोड़ना चाहता हूँ और सिविल एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं एक सर्विसमैन के कोटे पर अप्लाई कर सकता हूँ? सर मेरी 13 साल नौकरी है और मैं बाकायदा नायक रैंक में हूँ और प्रीमेच्योर जाने के लिए मुझे कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या मैं नौकरी अभी छोड़ के जाता हूँ तो मुझे एक सर्विसमैन की फैसिलिटी मिलेगी? और कहीं ऐसे हजारों सवाल हमारे पास आए जिनमें सभी का क्वेश्चन यही था कि एक सर्विसमैन का कोटा और एक सर्विसमैन की फैसिलिटी आखिर हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे कि किन किन सैनिकों को, किन किन लोगों को एक सर्विसमैन का कोटा मिलता है और एक सर्विसमैन की सारी सुविधाएं मिलती है। पूरा सब्जेक्ट बारीकी से देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। तो नमस्कार, जय हिंद, सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक सर्विसमैन कौन कहलाता है और एक सर्विसमैन की फैसिलिटी किन किन लोगों को मिलती है, इनके बारे में 1968 से लेकर कई बार अलग अलग चेंजमेंट हो चुके हैं, लेकिन हम आपके साथ ऐसी लेटेस्ट जानकारी शेयर करेंगे जो कि आज के दिन में एप्लीकेबल है। अगर आपको यह पता करना है कि क्या मुझे एक सर्विसमैन की फैसिलिटी मिलेगी, तो सबसे पहले तो यह जानना पड़ता है कि आखिर एक सर्विसमैन कौन कहलाता है, एक सर्विसमैन का कोटा कौन यूज कर सकता है, एक सर्विसमैन कहलाने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। तो विस्तार से देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में किसी भी रैंक से अगर कोई इंडिविजुअल सेवा देकर आया हुआ है तो वो एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, इसके लिए कुछ विशेष शर्तें रखी गई है। शर्तें सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें से सबसे पहली शर्त आप नोट कर लीजिएगा इन सब चीजों को। ऐसा सैनिक या इंडिविजुअल जो अपनी सेवा से रिटायर्ड हो गया हो या मुक्त कर दिया गया हो, चाहे फिर वो अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन जिनको पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे एक सर्विसमैन कहा जाएगा। यहां पर यह पॉइंट नोट करिएगा कि आपको पेंशन मिलना जरूरी है। जिस भी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है सेना की तरफ से, उसे एक सर्विसमैन कहा जाएगा। आगे की शर्त क्या है कि ऐसा सैनिक जिसे मेडिकल ग्राउंड से मुक्त कर दिया गया हो और जिसकी कैटेगरी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कहलाती हो और उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलता हो, वो भी एक सर्विसमैन के कोटे में आता है, उसे भी एक सर्विसमैन कहा जाएगा। जिनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उनके लिए दो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक तो होता है एट्रीब्यूटेबल और एक होता है एग्रीवेटेड। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, देखिए सबसे पहले यह समझ लीजिए। एग्रीवेटेड का मतलब यह होता है कि आपको कोई बीमारी लगी है तो फौज की सेवा करते समय, सर्विस के दौरान अगर आपकी कोई बीमारी लग जाती है तो उसको बोलते हैं एग्रीवेटेड। मान लीजिए कि आप कहीं लेह लद्दाख में या कहीं हाईएल्टी एरिया में आप अपनी सर्विस कर रहे हो, उस दौरान आपको बीपी की समस्या हो गई, आपको अस्थमा की समस्या हो गई या किसी और प्रकार की ऐसी समस्या हो गई और बोर्ड उसके लिए यह तय करता है कि भाई इस पर्सन को, इस सैनिक को आर्मी की सर्विस के दौरान ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसे बोला जाता है एग्रीवेटेड। एट्रीब्यूटेबल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी सोल्जर को आर्मी की सर्विस की वजह से डिसेबिलिटी हुई है तो उसे एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यह समझ लीजिए कि आप हाईएल्टी एरिया में कहीं कार्रवाई के दौरान जा रहे हो, ऊपर से किसी पहाड़ी का स्लाइडिंग हो जाता है, उस दौरान आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है या आप डिसेबल हो जाते हो, तो उसे माना जाएगा कि फौज की सर्विस के कारण ही इसे यह समस्या का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी कैटेगरीज एट्रीब्यूटेबल में आती है। तो बात कर रहे थे कि एक सर्विसमैन में कौन कौन आएगा। तो तीसरी शर्त कि सरकार के द्वारा अगर सेना की संख्या को कम करने के इरादे से किसी सैनिक को सेना से रिलीज किया जाता है, वो भी एक सर्विसमैन के कोटे में आता है, एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आता है। अगली शर्त यह आती है कि कोई ऐसा सैन्यकर्मी जिसने अपनी एंगेजमेंट ऑफ सर्विस पीरियड को पूरा किया हुआ है, उसे मिसबिहेवियर की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया हो या अपनी खुद की रिक्वेस्ट के ऊपर उसे रिलीज कर दिया गया हो, लेकिन उसे ग्रेच्युटी भी दी गई हो, तो वो भी एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आता है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि उनको ग्रेच्युटी मिलना बहुत जरूरी है। और इस शर्त के अनुसार टीए के सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने लगातार सर्विस की हो या फिर अलग अलग भागों में सर्विस की हो, उनका भी उसमें समावेश होता है। अगली शर्त आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में है कि एपीएस में काम कर रहे थे और उन्हें उस सर्विस के दौरान एग्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड कैटेगरी के वजह से उन्हें आउट कर दिया गया
या उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है तो वो भी एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं। 14 अप्रैल 1987 से पहले जो आदमी एपीएस में ऑन डेप्यूटेशन कम से कम 6 महीने की ड्यूटी कर चुका है वो भी एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आता है। और अभी लास्ट शर्त यह है कि ऐसा एक्स रिक्रूट जिनको भर्ती हो गए और ट्रेनिंग के दौरान कोई डिसेबिलिटी हो गई है और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है तो वो भी एक सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये एक सर्विसमैन के बारे में सारी शर्तें थी जो हमने आपको बताई है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको एक सर्विसमैन भी कहा जाएगा, आपको एक सर्विसमैन की सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी और आप कहीं भी एक सर्विसमैन कोटे के ऊपर नए जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ये जानकारी जो हमने अभी आपको दी ये लेटेस्ट जानकारी है और ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको पुरानी जानकारी चाहिए कि 1968 से लेकर अभी तक एक सर्विसमैन की परिभाषा में कितना कितना बदलाव किया गया है और किस किस टाइप के लोगों को, किस किस टाइप के सोल्जर्स को एक सर्विसमैन कैटेगरी में शामिल किया जाता था, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसका बकायदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर जाके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सैनिक मंत्रा परिवार में हम आपके लिए ऐसे न्यूज लाते हैं जो डायरेक्ट आपके भविष्य के ऊपर असर करते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ऐसे बिजनेस आइडियाज, ऐसी सुपर पर्सनालिटी से आपसे मिलवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके भविष्य के ऊपर सीधा डिपेंड करती है, हम ऐसे वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि जिन जिन लोगों ऐसी असमंजस में है, ऐसे टेंशन में है कि मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए, उनको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई असमंजस में कुछ गलत कदम उठा ले और अपने भविष्य का नुकसान कर बैठे। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।